बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी आशुलिपि उच्च गति वर्धक वाक्यांश का भाग 7 प्रकाशित होकर आ गया है। जिस किसी भी बच्चे को पुस्तक की आवश्यकता हो कृपया 9414842949 पर संपर्क करें। इसके साथ ही जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूँ, वे भी संपर्क कर सकते हैं। और जो बच्चे रिपोर्टर और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वे भी कर सकते हैं, उनके लिए अलग क्लास है। धन्यवाद। यस, डिक्टेशन शुरू। अफगानिस्तान का फिर बर्बरता के शिकंजे में चले जाना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। कथित इस्लामी सत्ता की स्थापना के लिए तालिबान जो कर रहा है उसकी दुनिया में शायद ही किसी कोने में प्रशंसा हो। दुनिया स्तब्ध है और भारत जैसे देश तो कुछ ज़्यादा ही आहत हैं। हम उस इतिहास में जाकर कतई भावुक न हों कि अफगानिस्तान कभी भारतवर्ष का हिस्सा था, जहां सनातन धर्म और बौद्धों का वर्चस्व था। हमें अभी अपने उस तन मन धन के निवेश पर गौर करना चाहिए जो हमने विगत कम से कम 20 वर्षों में वहाँ किया। एक उदारवादी ताकत के रूप में न जाने कितनी विकास परियोजनाओं में भारत की वहाँ हिस्सेदारी रही। लगभग 3000 भारतीय अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगे थे। एक अनुमान के अनुसार भारत ने वहाँ 2.3 अरब डॉलर के सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं। अब उनका क्या होगा? भारत और भारतीयों द्वारा वहाँ मानवीय सहायता, शिक्षा, विकास, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेश का क्या होगा? आम अफगानियों के मन में भारत के प्रति अच्छे भाव हैं, लेकिन तालिबान का रुख तल्ख ही रहा है। बहरहाल भारतीय ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के लोग भी अफगानिस्तान से भाग रहे हैं और तालिबान में इतनी सभ्यता भी नहीं कि वह लोगों को रोकने के लिए कोई अपील करे। संयुक्त अरब अमीरात भी मजहबी आधार वाला देश है, लेकिन उसने कैसे दुनिया भर के अच्छे और योग्य लोगों को जुटाकर अपने यहाँ आदर्श समाज जुटा रखा है। लेकिन अफगानिस्तान में जो इस्लामी खलीफा शासन स्थापित होने वाला है उसमें इतनी सभ्यता भी नहीं है कि उन लोगों को रुकने के लिए कहे जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में दिन रात एक किए हुए भारतीय दूतावास पर किए हैं और अपनी मंशा वह साफ कर चुका है। कंधार विमान अपहरण के समय तालिबान की भूमिका भारत देख चुका है। क्या दुनिया के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा? क्या ये पैसे लेकर सभ्य देशों को परेशान करने और निशाना बनाने का ही काम करेंगे? जो देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तालिबान की पीठ पीछे खड़े हैं उनकी भी मानवीय जिम्मेदारी बनती है। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत की कोशिश से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के बचाव के लिए विशेष बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भारत के पास परिषद की अध्यक्षता है। क्या उसे नए सिरे से पहल नहीं करनी चाहिए? तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है और अभी सभी का ध्यान अपने अपने नागरिकों को बचाने पर है। लेकिन आने वाले दिनों में व्यवस्थित ढंग से सोचना होगा कि ताकत और
पैसे के भूखे आतंकियों के खिलाफ क्या किया जाए। हाँ, यह सही है कि तालिबान में भी सभी आतंकी नहीं होंगे। कुछ अपेक्षाकृत सभ्य भी होंगे जो अपने देश की बदनामी नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान का पुनर्निर्माण न रुके, अफ़गानी युवाओं को बंदूकों के सहारे ही जिंदगी न काटनी पड़े, महिलाओं की तौहीन न हो। अफ़गानिस्तान दुनिया में नफरत और हिंसा बढ़ाने की वजह न बने। कुल मिलाकर उदारता और समझ की खड़ी खिड़की खुली रखनी चाहिए ताकि इंसानियत शर्मसार न हो। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि संसद में बगैर गंभीर बहस के कानून बनाने की तेज होती प्रवृत्ति न केवल कानूनों की क्वालिटी को प्रभावित कर रही है बल्कि न्यायपालिका पर काम का बोझ भी बढ़ा रही है। आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में दिया गया जस्टिस रमन्ना का यह संबोधन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यह हमें याद दिलाता है कि संसदीय लोकतंत्र में शासन के कोई भी एक अंग अगर अपने कामकाज में लापरवाही बरतता है तो उसका प्रभाव शासन के अन्य अंगों पर और अंततः पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है। जस्टिस रमन्ना ने यह बात ऐसे समय कही जब संसद का मानसून सत्र हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़कर समाप्त हुआ है। इस सत्र के दौरान करीब करीब सारे विधेयक बिना बहस के पारित किए गए। हालांकि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए इनमें से कोई भी तैयार नहीं। हमेशा की तरह सत्तापक्ष इसके लिए विपक्ष की हठधर्मिता को और विपक्ष सरकार की जिद को दोषी बता रहा है। समझने की बात यह है कि इस तरह का परस्पर दोषारोपण हालात को सुधारने में या मौजूदा स्थिति के दुष्परिणामों को कम करने में रत्ती भर भी मदद नहीं करता। चीफ जस्टिस रमन्ना ने बाकायदा उदाहरण देकर बताया कि कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अमेंडमेंट बिल पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री से जुड़े तमिलनाडु के एक सांसद ने उसके संभावित दुष्परिणामों पर रोशनी डाली थी और बताया था कि इसका श्रमिकों पर बुरा असर पड़ेगा। कानून बनते समय संसद में पर्याप्त बहस न होने से यह साफ नहीं होता कि आखिर संबंधित कानून लाने के पीछे मकसद क्या है। दूसरी बात यह कि बहस के अभाव में कानूनों में संदेह की दुविधा की काफ़ी गुंजाइश रह जाती है। इससे जहां अदालतों में याचिकाओं की संख्या बढ़ती है वहीं कानूनों की व्याख्या करने का अदालत का काम भी कठिन हो जाता है। फिर भी संसद में बहस का न होना समस्या का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जब बहस होती भी है तो उसका वैसा स्तर नहीं होता जो अपेक्षित है। संसद में बहस के स्तर में भी गिरावट आई है। चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमों में राजनीतिक नेतृत्व को दूसरे पक्ष के मत्थे दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी समाप्त मान लेने की परिपाटी से ऊपर उठना पड़ेगा। तभी संसद की पुरानी गरिमा बहाल होगी और तभी वह कानून बनाने की अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन कर पाएगी। धन्यवाद।